प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और पहली बार हम बच्चा जी मेरे बहुत सारे 5-6 सब वीडियो पड़े होंगे इसमें, लेकिन पहली बार हम क्लास 11th के लिए लेक्चर लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले आपसे कुछ बातें करना होगा। आप सोचे हो सर अचानक आप क्लास 11 शुरू कैसे? तो देखो, अभी तो प्लान नहीं था बच्चा जी, बिल्कुल आपको पिछले साल से पूरा अपना प्रॉपर प्लान था कि 11th और 12th हम लोग जम के पढ़ाएंगे, अपने पास पढ़ाने वाले टीचर भी हो जाएंगे अगले साल से। लेकिन इस साल के लिए मना नहीं था मन, लेकिन अब अचानक देखो ऐसा मैं बात कर रहा हूँ अपने कुछ मेरे पास छात्र थे ऑफलाइन में, उनका तो मानना ऐसा है कि आप सर पढ़ाते हो तो अच्छा है, बाकी ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तो बेहतर नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए अपने तरफ से पैसे भी खर्च करके दुनिया के मतलब भारत के सबसे श्रेष्ठ टीचर को उनके सामने रखा गया कि आप इनसे पढ़ें, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। उन्हीं से पढ़ के ऑनलाइन पढ़ के बच्चे बहुत सारे नीट जेई बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम एनडीए के एग्ज़ाम बच्चे क्लियर कर रहे हैं और जॉब पा रहे हैं। लेकिन अब गांव में ऐसा है कि बच्चे देखो, सब लोग पहले बार तो पहले मोबाइल अच्छा यूज़ करना जानते नहीं है, लेक्चर चलेगा तो ध्यान देंगे नहीं और सोचेंगे कि टीचर खराब है। और गांव में जाकर गाँव वालों से किसी से भी पढ़ लेंगे। आप खुद देखें, जो गांव में जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं उनका खुद 4-5 अटेम्प्ट हो चुका है, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला हुआ है। वो लोग खुद बेरोजगार बैठे हैं, 4 बार 5 बार परीक्षा दी, एसएससी जीडी सबका, किसी में उन लोग का एग्ज़ाम नहीं निकला है। और आप लोग उनसे पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। या आपका सोच है, आपका विचार है, पढ़िए। लेकिन सोचना जिस टीचर से खुद का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है वो आपसे क्या करवाएगा जीवन में? सिर्फ बोर्ड पास करना है तो बोर्ड पास तो आप ऐसे भी कर जाते। पिछले साल का भी रिजल्ट देखिए अपने, +2 का अपने बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़े थे, क्या कोई फेल हुआ? सब बच्चे अधिकांश लोग फर्स्ट डिवीजन से ही किए पास। आप लोग को भी वैसा ही था, लेकिन आप लोग को अच्छा अवसर था कि आप लोग को 12th पढ़ाने वाले थे। हम लोग 11th थोड़ा मना किए थे कि चलो अगले साल ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन टीचर जो भी फैकल्टीज आपके पास हैं, बहुत बेस्ट टीचर पढ़े थे आपके पास। माध्यम 2 था आपके पास, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, आपको हिंदी में पढ़ने का अवसर दिया गया। आपने वहाँ भी अच्छा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इंग्लिश में भी आपका वही हाल रहा। और आप हर बार ढिंडोरा पीटते रहे कि सर समझ में नहीं आता है, समझ नहीं आता है। मैं उसी टीचर के जब भी आपको पढ़ाने आया हूँ, आज फिजिक्स पढ़ाएंगे आप लोग का। बच्चों का मेरा कहना है कि सर बाकी भी सर ठीक है, फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है। मानता हूँ फिजिक्स पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तो आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिजिक्स बच्चों का खेल है भी नहीं कि आप आसानी से निकल जाएंगे यहाँ से। तो आप किस बेस पर अगर आपने क्लास छोड़ा तो कभी बताया भी नहीं सर हम अब छोड़ने वाले हैं, जा रहे हैं, बताना चाहिए। तो आपसे कंपेयर कराया जाएगा कि जिस टीचर को आप छोड़ के जा रहे हैं, जिस टीचर को आप अपना रहे हैं, क्या उनका कंपेयर कभी संभव है क्या? गांव में तो बिल्कुल नहीं है। आप छपरा पटना तक भी जाके पढ़ेंगे तो ऐसे टीचर आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मानता हूँ कि सामने टीचर नहीं है, लेकिन आपके स्क्रीन पे सामने तो आके पढ़ा ही रहे हैं लोग। सारे क्वेश्चन डाउट आपके DHA उसके सॉल्यूशन सब कुछ दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका काम था रिवीजन करना, पढ़ना, आपने उसका इनकार दिया। कोई बात नहीं, हम आपका पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो बच्चों का लेकिन अब हम बहुत नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 पढ़ाने के चक्कर में अब मेरा बाकी बच्चों का पढ़ाई रुक जाएगा, क्योंकि हम अब 7, 8 और 9th वाले बच्चों का वीडियो हम उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्लास 11 बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर होता है इसमें। चलो अब जो भी है हाथ लगा दिएगा तो बिल्कुल करिएगा। आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का। ये जो भी बात विचार हुआ ये अपना मन की बात था, दिल की बात था। देखो, जब मुसीबत आती है तो बच्चा जी दुनिया हर वक्त सबके मतलब कुछ भी आपका सही नहीं चलता है। अभी हम मजबूरी में है, बहुत कुछ दिनों से चल रहे हैं, तो इसमें सब कुछ मेरा अच्छा नहीं हो रहा है। ना बच्चों का सपोर्ट रहा है, ना खुद का अपनों का। जो कुछ लोग पढ़ के निकले हैं उन लोगों का भी साथ छूटा हुआ है। अब बिल्कुल अकेले हैं तो अकेले ही हैं। बहुत कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि हम सबको मत, तो हमने हर बार किया है, लेकिन जब मेरा नंबर है तो खुद मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन ये भी बताया गया कि इंसान अकेला में बहुत कुछ कर पाता है। भीड़ में तो सब कुछ आते हैं, लेकिन जो मान काम होता है वो अकेले में ही होता है। तो चलो इस मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं कहूँगा कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिएगा, बिल्कुल आइएगा समझ में। आप ऑनलाइन क्लास ज़रूर देखिएगा मेरे क्लास के बाद भी। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, नहीं, लेकिन आपको जितना पढ़ा देंगे आपका बिल्कुल एक भी डाउट नहीं बचेगा। कुछ भी होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन जो भी छात्र होंगे तो हमसे आप फेस टू फेस पूछ लेंगे क्वेश्चन, आपके लिए है ही हैं। चलिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, शुरू करते हैं लेक्चर। बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, छोटा क्लास नहीं होता क्लास 11, 10th से तो भाई 10 गुना आगे है, इतना मान के चलिएगा। चलिए वीडियो शुरू किया जाए आपका आज का ये पहला लेक्चर का पहला वीडियो। तो देखिए बच्चा, ये क्लास 11th का ये फिजिक्स है, लेकिन मैं बताता हूँ 2-3 चैप्टर तक आपका NCERT का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो इसमें क्या है, पहले तो हम कहता अध्यापकों के लिए संदेश दिया है कि भौतिक या भौतिक का परिजन, ये अध्यापक के लिए था। और बच्चों के लिए यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ये अध्यापकों के लिए था संदेश।
पहले आमुख दिया गया है। अध्याय 1 था आपका भौतिक जगत, जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, चैप्टर शुरू होगा यहाँ से, यूनिट और डायमेंशन से शुरू होगा चैप्टर आपका। इतने सारे इसमें खंड हैं, सबको कराया जाएगा आपको। हम सब इसके सूत्र, विमाएँ, राशि, समीकरण, इसके टोटल चीज़ पे बात करेंगे। हो सकता है मेरा 3 लेक्चर आए पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, लंबा लंबे लेक्चर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका यहाँ से फिक्स चालू होगा तीसरा सरल रेखानुगति, स्ट्रेट लाइन मोशन। लगभग आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। इधर के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इधर के बहुत सारे क्वेश्चन आप इधर से आते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ तो पढ़ नहीं सकते हैं। हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेशन होगा। तो सर जी आपके लिए पहले नोट्स बना के लाएँ, हम नोट्स से ही पढ़ाएंगे और आपको भी नोट्स बनाने होंगे। तो थोड़ा पहले हम फिजिक्स के बारे में बात कर लें। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स बच्चा ये है क्या, एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारे आसपास जितने बहुत जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस ऑफ बिहाइंड। यहाँ पर 1 मिनट, तो आप जानते हैं कि बिहाइंड जो भी आप आसपास में जो भी देखते हैं, जिसके लिए हम लोग कोई वर्क प्रिंसिपल जो मतलब एक कार्य सिद्धांत कार्य करता है नेचर के बारे में, फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स के ब्रांच कितने हैं? तो फिजिक्स के ब्रांच है इतने सारे। तो देखो, एक है अपना प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्लास 11th में पढ़ेंगे हम। साउंड वेव 11th पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म, इसको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मैकेनिक जो है यहाँ पर पढ़ेंगे 11th में। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक, ये भी हम क्लास 7th पढ़ेंगे। और जो अपना ये आएगा 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, इसको क्लास 12th में। ऑप्टिक्स क्लास 12th में। और मॉडर्न फिजिक्स भी हम क्लास, आधुनिक फिजिक्स भी हम लोग भौतिकी वहाँ पर पढ़ेंगे और 12th में। आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। मात्रक और मापन। मात्रक को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, इकाई भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसका नाम इंग्लिश में यूनिट होता है। तो यूनिट को हम लोग हिंदी में इकाई भी बोल सकते हैं। तो आपसे बात की जाए सर ये है क्या, तो डिफिनेशन का था कि भौतिक राशि। पहले बात कर लेते हैं सर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और अभौतिक राशि के बारे में। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो वैसी राशि जिसको किसी उपकरण के द्वारा मापा या तौला जा सके, जिसे न मापा जा सके, वो भौतिक राशि कहलाती हैं। और जिसे उपकरण के द्वारा, किसी डिवाइस के द्वारा उसे मापा तौला नहीं जा सके, वो अभौतिक राशि कहलाती है। जैसे प्रेम, प्रेम कब माप सकते हैं क्या? कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है? नहीं। लेकिन इधर देखिए द्रव्यमान, आप इसको नाप सकते हैं केजी में। लंबाई आप नाप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। समय आप नाप सकते हैं सेकंड में, घंटों में, मिनट में, मिलीमीटर, मिलीसेकंड में। धारा को आप नाप सकते हैं एम्पियर में। तो ये सब क्या है? भौतिक राशि है। ये क्या है? अभौतिक राशि है। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों के क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे आप। लेकिन अब जैसे बात करते हैं आपके चैप्टर में, यूनिट चैप्टर का नाम। यूनिट क्या है? कहता है तुलना करने की एक विधि है। मात्रक क्या है? एक तुलना करने की विधि है। यह निर्धारण करने की प्रक्रिया है जो मूल संदर्भ में मानक की तुलना में कोई भौतिक राशि कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसका एक कंपेयर करता है। ठीक है सर, चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि सर फिर मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या है? मापना, माप किसे कहते हैं? ये तो मात्रक। फिर मापते जो है ना 2 सेंटीमीटर, ये क्या है? तो ये कहता है कि ये व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। मेजरमेंट को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो यूनिट चाहिए, दूसरा हम उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं दूसरा चीज़, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू चाहिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का हिंदी क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कुछ हमको संख्यात्मक मान चाहिए। कोई दिक्कत बच्चा जी को? नहीं सर। तो अब तक आपने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिर आपने यूनिट पढ़ा। यूनिट में क्या होता है कि आपको इसमें यूनिट और कुछ मैग्नीट्यूड या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, उसे मेजरमेंट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मेजरमेंट का एक, मैंने इसको हम क्या बोलते हैं, माप। माप का मैंने तोड़ के बताया है। जैसे यहाँ पर लिखा है 30 kg, 31 kg लिखा है माप। किसी को आपने नापा 30 kg आया, तो समझ जो 30 था ना, वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, या इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एक क्या है? यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, संख्यात्मक मान, और एक इकाई से जो बनता है, एक मात्रक से जो मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं माप। और फिजिकल क्वांटिटी कैसे बना? तो आपने क्या देखा उसमें? तो एक तो मैग्नीट्यूड था और दूसरा यूनिट था। यानी मैग्नीट्यूड में और यूनिट में थी गुना करेंगे तो आपसे क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल पी से फिजिकल, क्यू से क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर हो सकता है? न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट u। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं NU। क्या बोल सकते हैं बच्चा जी? NU। चलो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं जा रहा होगा। नहीं सर, बिल्कुल आसानी चल रहा है, कोई बात नहीं।
आ गया ये सर। इसकी फीचर्स पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो भी आपके मात्रक होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसकी 5 विशेषताएं होती हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला तो कि भाई ये सुपरिभाषित होना चाहिए और ये अपरिवर्तन, जिससे मतलब 1 kg यहाँ बोल रहा हूँ तो अमेरिका में भी 1 kg होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। उपलब्धता और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य। जैसे मेरे पास 1 kg का कोई बर्तन था तो दूसरा मैं 1 kg का कोई सामान बना सकता हूँ, तो उसको आराम से हम उसका कॉपी कर सकते हैं। कितने आपको मिलेंगे वजन करने वाले, जबकि आपको देखा हुआ 1 kg का कोई मांस मिला था तो अभी म्यूजियम में रखा गया है। उसी से उसी के वजन से माप के उसके बराबरी में सबको 1 kg बोल दिया गया, यानी उसका हमने प्रतिलिपि बना लिया है। और अस्थायित्व, ये परमानेंट होना चाहिए। अस्थायित्व मतलब ये फिक्स, ये ऐसा नहीं कि आज है कल ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं, ये हमेशा होना चाहिए। और सुविधा और स्वीकार्य, इसको बहुत आसानी से मिल भी जाना चाहिए। और स्वीकार्य मतलब सभी जगह इसको एप्लीकेबल होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए, सबको इसको स्वीकार करें। ये फीचर्स यूनिट के होते हैं। अब बात करते हैं सर हम लोग टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा अपना फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं मूल आधारी राशि, ठीक। और दूसरा होता है अपना, एक हो गया फंडामेंटल, दूसरा हो गया डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो एक हो गया मूल राशि, एक हो गया व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या हो गया, जो खुद ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। वे राशियाँ जो अन्य राशि से स्वतंत्र होती हैं, कोई उनसे लेना देना नहीं होता है। ये मुख्य, ये 7 होती हैं। टोटल तो 9 होता है, लेकिन आपको 7 को ही टिक मारना है पेपर में। जब भी क्वेश्चन पूछेगा मूल राशि कितने होते हैं, मूल आधारी राशि कितने होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, तो आपको 7 ही बताना है। कौन कौन सर? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और वेट ऑफ सब्सटेंसेस। सर इसकी यूनिट के इसके मात्रक क्या होते हैं? लंबाई मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान केजी में, समय सेकंड में, स्मॉल एस लिखना होगा आपको, छोटा एस। तापमान केल्विन में नापेंगे, धारा एम्पियर में नापेंगे, प्रकाश की तीव्रता हम नापेंगे CD कैंडेला में। किसे नापेंगे सर? कैंडेला में। ये सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और पदार्थ की मात्रा को हम नापेंगे मोल में। किस में नापेंगे? मोल में। हो गया? चलो, ये साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे हैं। चलो अब 2 और है, ये तो 7 मेन हो गया, 2 और है इसमें आते हैं। 9 टोटल हो गया, लेकिन 7 को टिक करना है। 2 और है जो आपको पढ़ना नहीं है। एक होता है समतल कोण, जिसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। दूसरा होता है ठोस एंगल। दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आपके 11th क्लास में, आपके स्कूल एग्जाम पूछा गया है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठोस कोण, सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? तो स्ट्रेडियन। क्या होता है? स्ट्रेडियन। याद रहेगा बच्चा जी? हाँ सर, मुझे याद रहेगा। बहुत आपके पेपर देखना कितना मस्त जाएगा। मैंने बहुत सारे पेपर रखे हैं। हाँ, बच्चों का ये भी कहना सही सर आप क्यों नहीं पढ़ाते हो, ये देखना बहुत अच्छा फील आएगा आपको, क्योंकि जो पढ़ा दिया जाएगा पेपर में, हम पेपर भी साथ में कराएंगे। लेकिन ये बता रहा हूँ, जिन सर से हम पढ़ रहे हैं, जिनको आपके सामने रखा गया है, आपको विश्वास करना चाहिए था। आपने जो आप में जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। आप रिवीजन नहीं कर रहे थे, आप नोट्स बना रहे थे, तो उसमें भी हमेशा बात विचार, आपके बैठने का तरीका सही नहीं, हल्ला गुल्ला। आप ये जानते हो सर तो पूछेंगे नहीं, और जो सर हमको पढ़ा रहे हैं तो बहुत दूर है, यही आपको बहुत पीछे लेके जाएगा, आपको डैमेज करेगा। देख लेना, मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा हमको जो होती है फिजिकल क्वांटिटी, से बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। जो ये निकल के आती है, वे राशियाँ जो आधारी राशि से, ये फंडामेंटल राशि से निकल के आती हैं, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे देख लो, हम बोलते हैं स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? मीटर सेकेंड टाइम से सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड किसका आ गया? स्पीड का। तो ये डिराइव हुआ, ये आया है व्युत्पन्न, ये मेन राशि से, मूल राशि से आया है। जैसे वेलोसिटी, विस्थापन बटा समय, विस्थापन को मानते मीटर में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। क्योंकि देखो जब बाटा में है ना ये वाला, ये ऊपर जाएगा ना तो इसको हम पर सेकेंड बोलते हैं, तो इसको भी पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड, इसको भी पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, एक बात और पूछ रहा हूँ, आप इसको क्या पढ़ोगे? सॉरी, एम मीटर, इसको क्या पढ़ोगे? तो इसको पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, मात्रक की प्रणाली, इकाइयों की प्रणाली क्या है सर? चलो, मात्रकों का एक ऐसा समुच्चय जो उपयोग करके सभी प्रकार की फंडामेंटल और डिराइव यूनिट को हम मापने के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। जैसे कि पहले 3 इसमें हम पढ़ना है, जो इसको हटा दिया गया है। एक होता है FPS, जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलते हैं। जी, F का मतलब होता है फुट, P से होता है पाउंड,
और एस से होता है सेकेंड। दूसरा होता था CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक होता है MKS प्रणाली जिसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम और एस से सेकेंड। ये 3 मुख्य प्राचीन प्रणालियाँ थी। इसको अब हटा कर एक नया प्रणाली बनाया गया जिसको बोला गया अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। सर ये आया कहाँ से? ये आया MKS प्रणाली जो था ना सिस्टम, इसी को मीट्रिक पद्धति को थोड़ा मॉडिफाई करके इसको अच्छा करके लाया गया एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला गया। इसको पूरे संसार में लागू होता है। ये हर जगह लागू नहीं हो रहे थे, ये सब जगह लागू हो रहे हैं। इसी में बताया गया कि आपके भौतिक राशि भी होते हैं और उनमें कुछ यूनिट होते हैं। जैसे भौतिक राशि में लेंथ, मास, टाइम, ये सब हो गया जो 7 थे। लेंथ का क्या होता है मीटर, मास का क्या होता है केजी में, टाइम सेकंड में, ये सब का ये बताया गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। और उसमें 2 आपको थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिसको पूरा कौन हम बोल रहे थे वही बताया था आपको। एक प्लेन एंगल था, एक सॉलिड एंगल था। प्लेन एंगल क्या होता है सर? देखो जैसे मान लो कि वो सर्कल है, ठीक, सर्कल में आपको पता है सेंटर होता है, ठीक है। मान लो ये इसके रेडियस हो गया, यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक ने कुछ दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय करती है। पहले यहाँ पर थी, यहाँ आ गई, तो यहाँ आ गई तो इसको डॉट करो, इसको मिलाओ, तो इतना एंगल तय किया। इस जो इतना एंगल प्राप्त किया, जो इसने एंगल सबटेन किया, जिसने एंगल दूरी तय किया, इस एंगल की हम दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए इसको इस एंगल का मान कितना होता है निकालने के लिए फॉर्मूला था आर्क की लेंथ। ये लेंथ की लंबाई कितनी है प्लस रेडियस, रेडियस कितना है भाग दे दो आ जाएगा। चलो आर्क की लंबाई हमने क्या माना? एल माना है, तो एल। रेडियस, सर रेडियस तो आर ही है, तो आर, तो एल बाई आर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? आर जो अपॉन भाग में है तो गुना में चल जाएगा, तो आर थीटा, तो एल का वैल्यू क्या आ गया? आर थीटा। इसको आप याद रखेंगे, ट्रिपल स्टार दिया हूँ, इसको आपका पहला फार्मूला आपके फिजिक्स में आ गया, इसको याद रखना है। अब जितने यूनिट पढ़ा तो भाई भूलना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपसे प्लेन एंगल का किस में नापते हैं? रेडियन में। सॉलिड एंगल किस में नापते हैं? स्टेडियम में। आपको याद रखना है। सॉलिड एंगल आ गया, इसको मापने, देखो वहाँ तो थीटा दिखाया था, थीटा, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा से नाप। ओमेगा ऐसे भी लिखा सकता है, ऐसे भी लिखा सकते हैं, तो इसको हम इसको सूचित करते हैं ओमेगा द्वारा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये कैसा होता है, ये 3D एंगल होता है, 3D। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है क्या? एक ऐसे सर्कल, ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट थी, तो इसने क्या किया? पहले मान लो यहाँ आया, यहाँ थी, यहाँ आया, तो जो इसने ये एरिया बनाया, ये एरिया के द्वारा कितना एंगल प्राप्त हुआ, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए, चलो इसको हम ओमेगा से दिखा रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होगा जितना इसका एरिया होगा अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर। रेडियस किस में होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर दोनों आएंगे, क्योंकि रेडियस भी तो भाई हम नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे। अब आएगा यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट कंसेप्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से बदलना आपको सीखना पड़ेगा, बहुत आसान होगा, बता रहा हूँ। चलो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लिखने की जल्दबाजी नहीं करने हैं, पहले समझ लेना है। लिखने के लिए पूरा समय मिलेगा आपको, या पीछे वीडियो करके आप लिख सकते हैं। स्क्रीन तो पूरा खुला रखा गया है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया कि आपका कहीं कुछ वर्ड ढक गया हो, तुप गया हो, इसके सामने खड़ा हूँ, ऐसा कोई समस्या है नहीं। चलो मात्रा को हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे मैंने आपको दिया 3 मीटर, 3 मीटर जो है 300 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है सर। तो ये मान लो क्या सर, मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है? यूनिट होता है। तो पहले वाले को बोल देंगे N1 और E1। दूसरे तरफ देखो कुछ नंबर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और सेंटीमीटर है, तो इसको यूनिट होगा, दूसरा का यूनिट है। तो N1 E1 इक्वल हो जाएंगे N2 इक्वल के U2 के, तो इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। सर बिल्कुल सही है। इसी फार्मूला के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को तोड़ तार देंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने बोला 2 kg 2000 ग्राम के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 बढ़ गया 2000 में, लेकिन केजी किस में जा रहा है? ग्राम में। यानी हम किसको हटा रहे हैं? हम यूनिट को घटा रहे हैं। देखो ध्यान से, केजी से चल गए कहाँ पर? ग्राम में। तो यूनिट तो कम कर रहे हैं ना भैया, केजी बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। यूनिट कम पड़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? नंबर बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। देखो 2 से 2000 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यूनिट घटेगा। इसीलिए बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं यूनिट के, यानी यूनिट बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे तो यूनिट घटेगा, यूनिट घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। बहुत सर मज़े से समझा दिए इसको आप, इसका डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शनल का आपने मतलब समझा दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती।
तो सर अपने व्युत्क्रम अनुपाती का समानुपाती का सर व्युत्क्रम अनुपाती का आपने मतलब समझा दिया बहुत अच्छे से। एन क्या था सर, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। यू सर क्या होता है, यूनिट होता है। कोई बात नहीं। तो एक फार्मूला क्या अपना पढ़ा कि एन यू, अच्छा एन यू क्या होता है, फिर यहाँ मान लो ये कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। ये जब भी प्रपोर्शनल साइन हटेगा तो कॉन्स्टेंट आएगा, और बट्टा में क्या यू है। अब इसमें गुना हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट क्या बचा, यू एन यू के बराबर, अर्थात न्यूमेरिकल एन यू का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है। इसको भी आप याद रखेंगे ट्रिपल स्टार के साथ में, मतलब याद रखना है। सर इसे ग्राफ कैसे कैसे होते होंगे, तो इससे जब देखो एन और यू का ग्राफ खींचोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, यानी आयताकार अति परबल ले आएगा। अगर इसका एन यू और एन का खींचोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। खाली याद रखना न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का जो खींचोगे तो आयताकार परबल ले आएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल इसका कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट में तो अचर होता है, जो मान बदले नहीं, उसका खींचोगे नंबर के साथ या यूनिट के साथ तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को गर्दा उड़ाया जाए। कहता कि मास ऑफ 5 इन SI कन्वर्टेड इनटू CGS में। चलो तो यहाँ पर देखो आपसे क्या बोला गया, 5 को कन्वर्ट करना है CGS में। तो पहले हम फार्मूला क्या लगाएंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 क्या है सर, 5 है। U1 क्या है सर, 5 kg होना चाहिए ना। चलो इसको हम 5 kg कर देते हैं, 5 kg। अच्छा सर मास, सॉरी मास लिखा है ना, तो सही बात हो गया, मास तो kg में होता है ना। मास ऑफ 5 इसका मतलब 5 kg हो गया, बात साफ है। तो 5 और kg, तो ये हो गया N1, ये हो गया U1। हमको निकालना CGS में, तो CGS में सर क्या होता है, CGS में छोटा मात्रा होता है। तो चलो CGS में हमको क्या ज्ञात करना है, N2 ज्ञात करना है, और U2 तो पता है। CGS में देखो अगर इधर kg में है तो CGS में kg का छोटा रूप क्या होता है, ग्राम होता है। तो U2 पता है, N2 पता नहीं है, फार्मूला लगा दो। ये दिया है, इसका मान निकालना है, इसको बैठा दो। kg को मैं kg लिख सकते हैं, N2 ग्राम को मैं ग्राम लिख सकते हैं। अब देखो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए बच्चा जी। देखो इसको आप कब तक नहीं बना सकते जब तक इसका यूनिट सेम नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, kg को ग्राम में या ग्राम को kg में कन्वर्ट करो। तो मैं कर रहा हूँ कि kg को ग्राम में ले जा रहा हूँ, तो 5 के 5 kg, 1 kg जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। याद रख लेना है, आपको याद रखना है कि 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। बच्चा को कोई दिक्कत नहीं सर। और N2 है पता ही नहीं है, ग्राम तो ग्राम है। अब देखो क्या हो गया, ये गुना में है तो भाग में चल गया इसके, तो 5 इसमें गुना हुआ तो 5000 ग्राम, बट्टा में 1 ग्राम चल गया, तो ग्राम से ग्राम खत्म, 5000 बच गया। अर्थात 5 kg 5000 ग्राम के बराबर होता है, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, 6 kg 6000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये भी कोई सवाल है सर, लेकिन आप तो यहाँ कंसेप्ट से सीख रहे हो, मज़ा आ रहा है सर जी। चलो कुछ हम लोग अच्छे को कन्वर्ट करते हैं, फेमस जो कन्वर्जन है, जो प्रसिद्ध है, जो आपके लिए ज़रूरी है। चलो हमको दिया गया 90 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, कैसे बदलेंगे सर। तो चलो ये N1, ये U1, N2 पता नहीं है, U2 मालूम है सर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या है सर, किलोमीटर को मैं किलोमीटर बोल सकते हैं, घंटा को 1 घंटा। चलो बदलो सबको मीटर में ले चलो, 90 के 90, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 1 सेकेंड में करो, सेकेंड में इसके हिसाब से। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। और देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अब भाई सब काट दो अपने से, 0 से 0 काटो, सब काटोगे तो बचेगा आपके पास 5 × 5। देखो इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, इसको काट कूट करने का तरीका आपके पास बहुत, आप कैसे भी काटो। हो सकता है कि आप इस 0 से 0 काट दिए होंगे, हो सकता है कि आप 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर 90 से काटेंगे 40 में कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो भी आपका आंसर 25 ही आएगा। अर्थात आपका 90 किलोमीटर घंटा जो होता है 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। कितना बड़ा बात आपने सीख लिया, डायरेक्टली कन्वर्जन। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। चलो हम डेंसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डेंसिटी वाला चेंज करते हैं, 3000 किलोमीटर क्यूब में kg क्यूब में डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना 1 kg और वॉल्यूम कितना मान लो मीटर क्यूब में। इसको कितना ग्राम CGS में कितना आएगा, N1 U1, N2 नहीं पता है, U2 दिया है। चलो हम क्या करते हैं बच्चे जी, यहाँ पर ग्राम है तो इसको हम kg में बदलते हैं। तो 1 kg बटा 1 मीटर क्यूब। चलो चेंज करो, हो गया 1 kg में 1000 ग्राम, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पर क्यू है 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी 3 बार सेंटीमीटर हो गया। यहाँ भी सेंटीमीटर 3 है, तो 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर खत्म। ग्राम से
ये ग्राम ख़त्म। अब क्या बचा आपके पास, 2 जीरो से है, 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, सब कट छट के इसका भी जीरो खत्म हो गया। क्या बचा, 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 3 होता है। अर्थात यहाँ भी लिख दिया हूँ कि 1 kg जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और तो क्या बन के आया, हमारा क्या आया, 3000 kg जो होता है मीटर क्यूब डेंसिटी में, वो कितने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। मेरे ख्याल से बच्चे जी यहाँ तो दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। देखना आपका फिजिक्स में प्यार आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। चलो, लेकिन अब आपका ड्यूटी बनेगा इस वीडियो को इतना शेयर करना है आपके पास, इतना शेयर करना है कि क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके पास वीडियो पहुँचे, ताकि ये भी देखा जाए कि जिन बच्चों का ये मानना है कि ऑनलाइन हम नहीं पढ़ सकते हैं, जहाँ पर पूरा दुनिया में इतिहास रचा जा रहा है ऑनलाइन पढ़ के बच्चे, वहीं पर गाँव के बच्चे भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। आपके पास मक्खन रखा गया, आप वही गंदा में जाके फंसना चाहते हैं, जाइए कीचड़ में। आपके पास दुनिया के सारे टीचर ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं, और आपके वही गंवेरी बनना है तो बनिए, कोई आप फ्री हैं, देश आज़ाद है, आप ही आज़ाद हैं, जो मन हो कीजिए। चलिए, बाकी उनका जो सवाल है सर खुद से पढ़े, तो खुद से पढ़ा के देख लिया ना मैट्रिक में आपने क्या किया, वही किया, पूरा कचरा किया ये क्या। तो बात तो वही है, नहीं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ा लो, खुद से पढ़ा लो, समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा। आइए सर इसको कीजिए। अब देखो मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों जी मैं इसको ढक रहा हूँ, आप थोड़ा ट्राई करो, तो समझो कि होमवर्क है, लिखा पे HW है, ट्राई करो। 110% कहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों के दोनों। चलो अपने बना लिया, मैच करते हैं। वही बात, किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, चलो इसको फिर भी चेंज कर दो, कर दिया, वही काट छाट करो, फिर से सेम आएगा, सेम क्वेश्चन था ये लो। अब चलो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चलना है, तो कुछ को 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो आप ऐसे कह सकते हैं N1 चलो ठीक है। इस बार मैं क्या किया हूँ, किलोमीटर को नहीं चेंज किया हूँ, इसको ना किलोमीटर में चेंज कर दिया हूँ, मीटर को। या तो इसको किलोमीटर में चेंज करो या इसको मीटर में चेंज करो, बात बराबर है। मैं मीटर से किलोमीटर में जाने क्या कहना पड़ रहा है, 1 मीटर हो जाता है 1/1000 के बराबर होता है। 1 सेकेंड जो होता है घंटा में कितना होता है, तो 1/360 घंटे के बराबर होता है। घंटा से घंटा कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, इसको काट छाट किया, तो यहाँ बचा मेरे पास 3/1000 था ना, अच्छा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो 3/100 और 36 ऊपर चल गया, 1 नीचे आया और 0 0 कट गया, तो 3 6 18, 3 110 आया। तो 300 ये जो होते हैं किलोमीटर में कितना होता है, तो 108 किलोमीटर पर घंटा के बराबर होंगे। अब इसको ऐसे ही बना सकते थे सर, देखो ये सवाल था, मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने किलोमीटर को ही चेंज कर दिया मीटर में। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर, तो 1000 मीटर के बराबर। 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर, 36 सेकंड के बराबर। इसको भी सॉल्व किया तो वही रिजल्ट आया। मैं ये भ्रम तोड़ने के लिए किया हूँ कि आप कोई मीटर को समान कर सकते हो, चाहे दोनों में से किसी एक को तो बराबर करना ही पड़ेगा। जितने HW लिखे हुए क्वेश्चन आएंगे, अब देखो आपको जादू दिखा रहा हूँ, सवाल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे बन जाएगा। आपके क्लास 11 में पूछा गया पेपर में सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि कौन नहीं है, तो ऑनेस्ट ईमानदारी भौतिक राशि नहीं है। धारा को व्युत्पन्न राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसको, धारा को व्युत्पन्न राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसमें, तो देखो बिकॉज करंट क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका आंसर डी होगा। हम धारा को किसी भी व्युत्पन्न राशि में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारा क्या है, ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, उसका चेंज नहीं होता है। कैंडेला किसका ऐसे ही मात्रक है, अरे बाप रे सर, ल्यूमिनस प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता का होता है, क्या बात, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और भैया ये गुड न्यूज़ है कि आप 11th क्लास इतना छोटा नहीं है, तो आपको नीट और जी लेवल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, और करने भी चाहिए, क्योंकि देखना बोर्ड का लेवल इतना आसान नहीं होता 12th का। साल भर बच्चे पढ़ते हैं, जाकर देखो ना उनका रिजल्ट कैसा है, कितने कम नंबर हैं। क्यों, क्योंकि आसान नहीं है, क्वेश्चन रिपीट भी कम होता है इसमें। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि की मात्रक तीनों मात्रक में से समान है। तीनों मात्रक में, CGS में, MKS में, PS में किसका मात्रक बराबर से एक जैसा आता है, द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, कोई नहीं। तो सर समय का कहेंगे, समय देखना तीनों में समय आ रहा था, MKS में जाइए, PS में जाइए या CGS में जाइए, सेकंड तो समय था।
ये क्वेश्चन तो आपके लिए था, आप कर सकते थे, फिर भी आंसर सर कर दिए हैं, तब डरना नहीं है। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि वेलोसिटी जो है कितने रेशियो पर निर्भर है। तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, दो चीज़ पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मात्रक जो यूनिट की विशेषता है। स्वीकृत होना चाहिए सभी जगह, सुपरिभाषित होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए सभी, इनमें सभी, तो इनमें सभी कहो, क्योंकि तो विशेषता है, पांचों विशेषता को पढ़ाया गया था। चलो ये होमवर्क है, करो जल्दी से। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कितने केजी मीटर पर क्यूब होगा। बिल्कुल आप कर पाएंगे, आपने कर लिया भी होगा, करना भी चाहिए आपको। चलो ये देखिए आपका सॉल्यूशन, आपके आंसर आए होंगे 1000, ठीक है, अर्थात 1 केजी मीटर सेंटीमीटर की जो होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब के बराबर होता है। और याद रखना ये जो वैल्यू आया है ना, ये जल के घनत्व का मालूम डेंसिटी का फार्मूला है। और डेंसिटी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का शुद्धमान होता है, और इस पर जो जल की डेंसिटी जो पाई जाती है वो 1000 केजी मीटर क्यूब पाया जाता है। एक ट्रिक बताया हूँ कि किलोमीटर से प्रति मीटर में जाना होगा तो 5/18 से गुना करना। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना होगा तो 18/5 से गुना कर देना, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब कहता है कि बल को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हम चीज़ पढ़ते हैं। बल क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बल का ऐसे मतलब क्या हो गया अपना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन में बोला जाता है। सीजीएस में क्या बोलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर, और न्यूटन को हम लोग सीजीएस में डायन बोलते हैं, डायन। 5 न्यूटन कितने का हो जाएगा, देखो तो जब 5 न्यूटन में कितने डायन होंगे, सवाल पूछा गया है। तो ये हो गया N1, ये हो गया U1, N2, निकालो ना, बन जाएगा सर। 5 के 5 U1 है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कैसे होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होता है। और N2 डायन होता है, जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर, यह बताया गया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक तो है सर। चलो अब चेंज करो सबको, इनमें को चेंज करते हैं। चलो केजी को हम करें ग्राम में तो 1000 ग्राम, और ग्राम है तो ग्राम में, सेंटीमीटर में करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी वही है, सेकेंड स्क्वायर, ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया, यही सब। तो गुना करो तो इतना आया। तो कहने का मतलब 5 न्यूटन जो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख डायन के बराबर होता है, डायन के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन में कितना है, तो जब 5 लाख तो 1 लाख के बराबर होगा। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पर, ये अब अलग से बताया गया है, याद रखना है, आपको याद रख लेना चाहिए। 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डायन के बराबर होता है, अर्थात 1 लाख के बराबर होता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, बनाना है आपको। वर्क को हम करते हैं, वर्क पर एनर्जी पर सवाल बनाएंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन। चलो बल का यूनिट N न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। चलो तो न्यूटन को हम क्या लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी यहाँ पर निकाला था CGS में, सॉरी इस यूनिट में, और मीटर को हम मीटर रखें। अब देखो केजी मीटर पर सेकेंड, इसमें गुना करो तो क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर। ये जो याद रखना केजी मीटर पर स्क्वायर आया ना, ये जूल का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, जूल का। अब CGS में से क्या कहेंगे सर, CGS में कहेंगे तो सर इसका ग्राम में करोगे पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड को सेकेंड रहने दो। और ये जो बराबर होता है, ये अर्ग के बराबर होता है, अर्ग, ये जूल के बराबर हो गया, ये अर्ग के ऐसा यूनिट हो गया। अब फार्मूला लगाइए। अब इस पर ये हमने 2 कंसेप्ट सीखा। अब हमने यूनिट को ऐसा यूनिट देख लिया और CGS देख लिया। अब हम क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन है कि 20 जूल में कितने अर्ग होंगे। N1 ये हो गया U1, ये N2 नहीं पता है, U2 मालूम है, अर्ग है। तो अब देखो ना, U1 जूल में है, तो जूल को अपने क्या सीखा अभी जस्ट, जूल जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जूल को हमने चेंज कर दिया ऐसा यूनिट में, बहुत अच्छा सर आपने सिखा दिया। N2 नहीं निकालना है। अर्ग को क्या सीखा था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब सर दोनों का यूनिट सेम करो। चलो हम केजी को पहले हम बदलेंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम। सेंटीमीटर को हम बदलेंगे ग्राम में, भले ग्राम को बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो कितना है अपने पास, 1 ग्राम है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 होता है। लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, बहुत अच्छे। और ये तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, और
N2 का वैल्यू जो आया ये सब गुना करके देख लो सब में, तो आपका आंसर आएगा कितने जीरो हैं, 3 3 6 4 10 1 11, 3 3 6 6 3 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ कम पड़ गया, 1000 ग्राम 100 अच्छा 20 लिखे हैं ना इसीलिए ना, 7 8 4 3 7 10। चलो यहाँ पर देखो मिस्टेक क्या हुआ है चलो कितना है इधर, 2 2 4 और 3 7, ठीक है 7 0 20 3 7 2 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 0 था ना, 7 0, ठीक है सर। चलो N2 अब 7 0 में से गुना करते हैं, 8 0 इसमें हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब कहने का मतलब सर जी आपने इतना कर दिया, लेकिन इसको सर इसको थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते 20 और कितना है 10 के पावर 7 है ना, तो 20 गुना 10 के यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख सकते थे, लिख सकते शॉर्ट फॉर्म में 20 × 10⁻⁷, ऐसा भी लिख सकते थे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब देखो यहाँ मज़े की बात क्या सीखने वाले हो, 20 जूल जो होता है इतने के बराबर है, 20 जूल कितने के बराबर आया आपका, 20 जूल कितने अर्क्स के बराबर आया, तो 20 जूल आया 20 के पावर 7 अर्क्स के बराबर आया। तो 1 जूल में कितने अर्क्स, तो आप कह सकते हैं 1 जूल में 1 के पावर 10 के पावर 7 अर्क्स, 20 में 20 के 10 के पावर 7, ठीक है ऐसे ही 10 में 10 के पावर 7 अर्क्स। तो अपने दो चीज़ सीखा, एक ने अपने क्या सीखा 1 न्यूटन में कितने डायन, तो 10 के पावर 5 डायन, और अपने एक सीखा 1 जूल में कितने अर्ग, तो 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है सर, मज़ा आ गया। चलो कुछ आपको याद करने वाली चीज़ें आ रही हैं अभी स्क्रीन पर, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो याद करना है मैंने उसको हाईलाइट किया है। आपको याद रखना पड़ेगा डेसीमीटर 10 के पावर -1 होता है, सेंटीमीटर 10 के पावर -2 होता है, मिलीमीटर आपका 10 के पावर -3 होता है, माइक्रोमीटर 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर 15, इसको याद रखना है। साथ में बड़े वाला में आपको किलो तो आपको याद रहता है कि 1000 होता है, मेगा 10 के पावर 6, जीगा 10 के पावर 9, ये 3 को याद रखना है। ऐसे सबको लिखना सबको है, ये ज़्यादा यूज होगा तो इसको याद रखेंगे हम। कुछ सिंबल के छोटे स्मॉल लंबाई में होती है, जैसे कि 1 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, 10 के पावर -1 मीटर के। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी कितने के बराबर होता है, तो 1 फर्मी 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। चलो कुछ लार्ज में याद रखना है, लार्ज यूनिट लंबाई वाले में 1 एस्ट्रोनोमिकल कितने यूनिट कितने के बराबर होता है, तो 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट जो होता है 1.5 × 10⁻11 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, सूर्य द्वारा 1 साल में तय किए दूरी को हम लोग 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं, लाइट ईयर। 1 पारसेक में इतना मीटर होता है। चलो कुछ स्पेशल आपको याद रखना है, 1 दिन में इतना सेकंड, 1 घंटे में इतना सेकंड, 1 समय के लिए, मास के लिए 1 कुंटल में 100 kg, 1 टन में 1000 kg, और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है इतने जूल के बराबर होता है, और 1 कैलोरी जो होता है 4.16 जूल के बराबर होता है, इसको याद रखना है। चलिए सर कुछ बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। सर डायमेंशन क्या था, चैप्टर पर हम आ गए, ये अपने चैप्टर का नाम था डायमेंशन एंड यूनिट। तो पर डायमेंशन क्या, इसको पढ़ा जाए, बीमाएँ क्या होती हैं, तो वे भौतिक राशि जो बीमाएँ के घात हैं, जिन तक हम उसके फंडामेंटल यूनिट्स को बढ़ाई जाती हैं, और कैसे बरकार कोष्ठ ला के, जैसे कि मीटर की पावर -3, लेंथ 4 ब्रैकेट लगाकर पावर 4 कर दिया, टाइम पावर हाफ कर दिया। तो ये जो हम यूनिट जो इसकी घात को हम बढ़ा घटा रहे हैं ना, ये कहलाते हैं बीमा, लेकिन स्क्वायर इसमें ऐसे चरकुठा होना चाहिए कोष्ठ, ठीक है। चलो ये बीमाएँ कहलाती हैं। वही फिर से 7 मूल राशि आपको याद रखने हैं। लंबाई के डायमेंशन क्या होता है, एल द्रव्यमान का जो कोष्ठ में, सब कोष्ठ में लिखा गया है, ये आपको याद होना ही चाहिए। फिर डायमेंशनल फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट, आपके पेपर में मैं देखा हूँ कि आपका पहला एग्जाम होगा ना, तो मेरे ख्याल से आपको 6 7 8 क्वेश्चन आ जाएंगे इस चैप्टर से पहला एग्जाम में। फाइनल में आपका 2-3 क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, लेकिन आपका स्कूल वाला जो मंथली एग्जाम होगा
उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, अगर पहला एग्जाम होगा तो आपका। तो पहले डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, किसी भौतिक राशि की अभिव्यक्ति जो उसके रिप्रेजेंट करने की जो बीमा संदर्भ में होती है वो यह दर्शाती है कि उसकी मात्रा कैसे और कौन सी फंडामेंटल उसमें क्वांटिटी शामिल है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे L-T-1, तो यहाँ क्या दिखा रही है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें लेंथ समय, इसमें समय शामिल हुआ है, लेंथ है लंबाई और इसमें समय शामिल हुआ है। तो इससे क्या हुआ, लेंथ डिस्टेंस और टाइम समय, इसमें दो फंडामेंटल यूनिट इसमें शामिल है, ये बता देता है इसमें। और चलो कुछ बना के देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट नंबर शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया, नोट हो गया आपका, नोट्स बन गया। चलो अब बनाना सीखिए, डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीख लीजिए। देखिए इसके लिए दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपको दिया जाएगा, याद रखना आपको। बेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इकाई समय में तय किए विस्थापन, इकाई समय में तय की गई विस्थापन की दर क्या कहलाती है, बेग कहलाती है। ठीक है, चलो विस्थापन बटा समय बेग कहलाता है। तो विस्थापन को हम लोग यूनिट क्या होता है, लेंथ लंबाई में नापते हैं मीटर में, और समय में। तो लेंथ लंबाई, अब इसको कैसे लिखेंगे, एक कोष्ट आ गया एल, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो आपको पढ़ा होगा घातांक छोटे क्लास में, नीचे वाला संख्या ऊपर रहता है तो माइनस का पावर रहता है, टी ऊपर गया तो माइनस का 1 पावर हो गया। और इसमें 3 अपना मेन है, MLT, एम है क्या इसमें नहीं है, तो हम M0 बता सकते हैं, एल तो एगो है, T-1 है, तो हम इसको ऐसे भी, ये भी सही है अपना, लेकिन इसको थोड़ा इज्जत देने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोग ऐसा लिख देंगे। ये सही है, ऑप्शन में होगा तो इसको टिक मारिएगा, लेकिन कभी कभी एम भी डाल देगा, तो एम नहीं है तो एम को ऐसे लिखिएगा, वो M0 L1 है, T-1 है। चलो अब बेग त्वरण का निकाल के दिखाइए। अब कुछ भी निकाल सकते हैं, अपने से निकाल दीजिएगा। त्वरण का फॉर्मूला होता है बेग में परिवर्तन के बटे समय। इकाई समय में तय की गई, इकाई समय में बेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। इकाई समय में बेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो बेग का भी आपने निकाला, जस्ट क्या निकाला आपने, L-T-1 समय का T, ये T ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखो कैसा हो जाएगा, L-T-1, ये ऊपर आएगा तो भी हो जाएगा T-1। अब घातांक आपने पढ़ा होगा, पावर ऐड होता है, L-1 जुट के -2 हो जाएगा। यहाँ भी M नहीं तो आप ऐसा दिखा सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या आप सीख गए निकालना, आपने निकालना सीख लिया, तो अब क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, आप खुद से बनाइएगा, फार्मूला दिखा देंगे और बनाइएगा। यहीं से सीख लेना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, नहीं सीखोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो जाओगे। चलो 2 का देख रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, दोनों को निकालना है। तो पहले आप फोर्स का हमको निकाल के दिखाइए, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाइए, और उसके बाद हमको मोमेंटम का निकाल के दिखाइए। दोनों का फार्मूला लिख दिया। फोर्स का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा त्वरण, और मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। सबका फार्मूला लिख दिया हूँ, चलो बनाओ। तो चलो क्या आपके ऐसा आया था आंसर, क्या आपका फोर्स का ये आया, अब याद भी रख लेना बच्चा। इसको ना मैं बोलता हूँ एक चार्ट बनाना है, एक चार्ट में सबको लिख देना है, एक चार्ट में सारा का डायमेंशनल फार्मूला लिख देना है, ठीक है, सबका। फिर मैं आपको 30-40 कराऊंगा, 30-40 का लिख देना बहुत जरूरी है, क्लास 12th में क्वेश्चन आ जाता है। चलो अब इसका निकाल के दिखाओ। तो वर्क का और गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी का सब एक, आप एक एनर्जी का नहीं याद कर लीजिएगा, सारा एनर्जी, कुछ एनर्जी पूछेगा, स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, आप डायरेक्टली एक एक उसका एनर्जी का विमेश होता है, एक होता है, समान होता है, किसी भी एनर्जी की बात हो। क्या आपका ये आया था, आ रहा है तो ताली बजाओ, मन में खुश हो जाओ कि अरे हम तो सीख गए, मैं थोड़ा हिंट सबको दे ही रहा हूँ। चलो इसका निकालना है, स्थित पोटेंशियल एनर्जी का, इसका भी सेम आएगा। चलो इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ, इसका होता है mgh, m सर मीटर, GH बोले तो सर ये ग्रेविटेशनल, G होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आता है। यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट में लिखा हूँगा G, सॉरी G होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए होता है, याद रखना। G होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसके लिए होता है, त्वरण के लिए क्या होता है, L-T-2 होता है, और H भाई ये हाइट है तो हाइट तो लंबाई में चलेगा, सब में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्या दोनों सेम आया, क्या आया। एनर्जी क्या आपने सीखा, ml2 ml2 T-2। चलो अब हम टर्क कौन बोलते हैं, बल अघूर्ण का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आया हुआ सवाल, कई बार पूछा है ये सवाल। तो इसका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का ये होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बस मल्टीप्लाई कर दो, सेम आया। तो आपने देखा बल अघूर्ण और इसका सेम आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नोट के 2 पॉइंट है, नोट के दोनों पॉइंट याद रखना।
कहते सभी ऊर्जा का विमेय सूत्र एक जैसा होता है। कोई एनर्जी हो उसका सूत्र यही होगा, विमेय सूत्र ml² T-2, ml2 T-2, L⁻2 और T⁻²। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ही आएगा। नोट, बल आघूर्ण ऊर्जा का विमेय सूत्र एक है, लेकिन आप इस दोनों एक है तो इसका मतलब ये नहीं इसमें कन्वर्ट नहीं और ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। दोनों फार्मूला एक जैसा दिख रहा है ये और ये, लेकिन दोनों का रिश्ता एक जैसा नहीं है, दोनों अलग जाति के हैं। तो इसका मतलब विमेय सूत्र एक हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग का। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों खूब पूछा है, बल आघूर्ण का और इसका, आपके पेपर में क्लास 11th में। चलो इसका फार्मूला क्या होता है सर? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास का होता है ये, वेलोसिटी क्या होता है ये, रेडियस का होता है लंबाई। सब में मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ml⁻2 और T⁻⁻1। आवेग, इम्पल्स का देख लो, फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। अब दो नीचे आ रहा है, देखो आप ना वीडियो रोक के इस पर आंसर मेरा कभी मत देखो, खुद से बनाओ। हाँ फार्मूला देख सकते हो, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का आपने जस्ट निकाला था पहले, क्षेत्रफल का एरिया स्क्वायर होता है। बस ये ऊपर जाएगा तो एरिया क्या होता है? लंबाई में होता है, तो लंबाई का स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक लाइन अगर हम इसको और बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते थे, ml⁻², एरिया होता है लंबाई में स्क्वायर, ये ऊपर आया तो -t का स्क्वायर हो गया, -l² हो गया। अब इस सब में मल्टीप्लाई करके देख लो, ए हो गया, एल है 1 2 जोड़ोगे तो -1 हो गया, अब -2 तो था ही था, ये बन गया। और ये आपका स्ट्रेस का, ये भी स्ट्रेस वाला भी क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है, तो l के पर -1 t के पर -1 इसका आएगा, -2 है ना t के पर, और t के पर -2 है। हो गया 12 हो गया ना 12। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन का होता है लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन को लंबाई मानेंगे, वास्तविक परिवर्तन लंबाई मानेंगे, एल से कट गया, कुछ नहीं बचा। तो स्ट्रेन होता है जो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी याद रखना। पूछेगा किसका विमीय सूत्र नहीं होता, कौन डायमेंशनलेस होता है, कौन विमीय सूत्र विहीन होता है, किसमें विमीय सूत्र नहीं होता है, विमीय सूत्र के बिना होता है। तो ये बोले किसमें विमीय सूत्र माहिन यूनिट नहीं होता है, किसमें विमीय सूत्र की यूनिट नहीं होती है, तो स्ट्रेन में होता है। बहुत सारे होते हैं जिसमें नहीं होता है, आपको सब लिखवा देंगे एक बार, टेंशन नहीं लेना है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप क्लास 10th पर क्या था फॉर्मूला, अपवर्तनांक का क्या था? पहले प्रकाश के माध्यम में प्रकाश की चाल और फिर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है बराबर होती है, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। यहाँ भी कट गया, कुछ नहीं बचा, ये भी मात्रक विहीन है। समतल कोण, प्लेन एंगल का भी आपको बता दिया, ये भी मात्रक विहीन होता है। ठोस कोण का भी मात्रक विहीन होता है। तो देखो यहाँ पर एक बात सीख रहे हैं, ऑल डायमेंशन जो होता है यूनिटलेस होता है, ये बात गलत है। सारे विमीय सूत्र जो होते हैं उसमें यूनिटलेस होता है, ये बात गलत है। लेकिन सभी यूनिटलेस ऑल डायमेंशनल जो होते हैं, डायमेंशन जो होते हैं यूनिटलेस होता है, गलत बात है। क्या सभी यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है? ये भी गलत बात है, ये सही बात है। ये सही है गलत है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। देखो धराधर कितने क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस कराया गया है, इतने प्रैक्टिस करा दिए हैं ना MCQ और दोनों को लेकर, मेरे ख्याल से आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटना चाहिए इस चैप्टर से। और ज़रूरी है, क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वहाँ सीखोगे, यही पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है। गुरुत्वीय नियतांक का देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इसका फार्मूला होता है F² बटा m1 इंटू 2 मासों का। फोर्स का फार्मूला हो गया R रेडियस, तो लंबाई का स्क्वायर, मीटर m1 और m2 यानी 2 हो गया तो m², ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर लो, m यहाँ 2 गो है में तो करो तो -1 हो गया, l 3 गो था तो 3 गो रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये आ गया आपका। सर कैसे याद हुआ? बच्चा जी थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो बनाना तो आप सीख गए, तो अब हो सकता है एग्जाम में आपको फार्मूला याद है ना, तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको सॉल्व करते करते खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्या होगा धीरे धीरे आपको सारे ये यादें हो जाएंगे। और समय तो बिल्कुल आपके पास नहीं है, ऑलरेडी आपका बैच लेट है, आपका एग्जाम हो चुका है फरवरी में, अब जुलाई में सिलेबस शुरू हो रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं, कुछ सरकार का दोष है। देखो आपका एडमिशन अभी जस्ट 2-4 दिन पहले हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, तो 14 तारीख आपका एडमिशन हुआ, आपका 5-6 दिन में बैच शुरू कर दिया हूँ यूट्यूब पर आकर। बाकी बैच आपका ऑफलाइन में बहुत दिन से हम चला रहे हैं, मार्च से चल रहा है, तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे हैं। रिवीजन कीजिए, बहुत सी चीज़ भूल रहे होंगे, ज़रूरी है। श्यानता का
सहायता गुणांक ये भी आपका VBI है, आया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वाइसोसिटी। इसका फॉर्मूला था F बराबर 6 पाई NRT। आपको इसमें किसका निकालना है, n का मतलब सर ईटा होता है, ये n जो है ना, ये बड़ा वाला n, जो लंबा n लिखा हुआ है ऐसा, इसका मतलब ईटा होता है, इसका वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं बची, कौन सी NRT, हमको ये निकालना है, तो RT इसके बट्टा में चल गया बस। अरे 6NR, अच्छा R है ना, तो RT नहीं जाएगा रे बच्चा, RT, n तो बाहर कर दिया, RT है ना, तो RT इसमें आना चाहिए, यहाँ पर T आना चाहिए। बच्चा जी यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा मैं सीधा करूँगा, ये है NRV, T नहीं था, तो आपका n बार हुआ, तो RV इसके बट्टा में चल गया, सही पहले ही सही था NRV। तो n मतलब ये RV, R का मतलब लंबाई रेडियस, और V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है LT-1 होता है, बस बैठा दो। अब ये सब ऊपर चले जाएंगे तो इनका L है तो -L हो जाएगा, ये L होगा तो ये माइनस हो जाएगा, T माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, घात और घातांक, आपका मज़ा आ रहा होगा। M का M, L यहाँ पर एगो है और एगो दो हो गया माइनस में और एगो प्लस में, फिर माइनस में होगा, दो माइनस में है तो और एगो प्लस में है, तो माइनस में उसमें ऐड होगा तो भाई एक वो बचेगा। क्या वो घातांक आता कि नहीं आता, देखो यहाँ -2 है और ये जाकर एक ऐड होगा, तो माइनस में 2 एक ऐड करो तो -1 आएगा। ये सब थोड़ा सा मैथ यूज हो रहा है क्लास 9 वाला, घातांक वाला, तो क्या उसको बताना पड़ेगा तो बता देना, उसको समझा देना, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वो बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए। नहीं आया तो भी बता दिया, कोई डर, एक बार में सीख ही जाएंगे आप। चलो एक मैं आपको एग्जाम्पल सिखा देता हूँ, मैं आपको एक सिखा के दिखा देता हूँ घातांक कैसे बनता है, एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ मैं। एक सेकेंड, इसी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसको मैं सिखा के दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। ये आपके पास है M L T-2 इंटू L-1 L-1 इंटू T। देखो ये है ना, इसको सॉल्व करना बच्चे, देखो वो सिखा रहा हूँ कैसे घातांक बनता है। देखो M से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो M अकेला, तो M बेचारा अकेला रह जाएगा। लेकिन देखो L 3 बार है, एक तो प्लस में है, ये तो प्लस में है, लेकिन -1 तो ये घात जुट जाएगा, तो -1 का -2, तो ये को मैं थोड़ा आराम से बनाता हूँ। ये तो मान लो L1 है, ऐसा लिख देता हूँ घात, ये इसकी घात में 1 मान लेता हूँ, और -L1 -2 हो गया पावर इसका, ठीक है सर, एक जगह लिख दिया। और यहाँ देखो क्या बच गया मेरे पास, टाइम, यहाँ टाइम है -2 और यहाँ पर टाइम है सिर्फ +1 में। अब घातांक क्या कहता है, पावर ऐड होते हैं, तो पावर ऐड करो, M ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कैसे ऐड होगा, पावर जुटेगा, तो -1 में जुटेगा -2, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से एक में से 2 जाएगा -1, तो यहाँ आएगा L के पावर -1। अब इसका तो हो गया हिसाब किताब। अब इसका देखो, यहाँ 2 को आएगा, तो 2 में -2 में 1 जोड़ोगे तो भी -1 आएगा। तो ये आपका आ रहा था, ये घातांक है, छोटी क्लास की मैथ है, इसको जो मैं समझा दिया आपको। चलो प्लीज़ सरफेस टेंशन का देख लो, अब इसका देख लो, आपको आना चाहिए। सब कट गया। ये भी इसमें कुछ नया नहीं आ रहा है कि मैं आपको बताऊं। चलो अब कुछ बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो ना, ये तो जेई में आ गया है, टॉर्क वाला, बल घूर्णन का सूत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं ना, टॉर्क का पूछ लिया गया, जेई 1989 में पूछा गया है। तो अब बच्चा जी मैं बोल रहा हूँ ना, अब बोर्ड नहीं तैयारी कर रहे हैं, देखो बोर्ड में तो आपका आता ही आता है, और यही बच्चे पढ़ के क्लास 11 12 जो बच्चा ठीक से पढ़ लेगा, मैं बोलता हूँ सरकारी नौकरी किसी से रुकाने वाला नहीं है। चलो हो गया, देखो उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
प्रेशर का बताओ क्या होगा, सब पढ़ाया गया है। ये JEE 94 में और 90 में पूछा गया, 2 बार, 94 में और 90 में 2 बार है। मैं जितना क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ये खुद से करना है आपको, सबके फॉर्मूले बना बना के करने हैं, और आंसर तो बहुत जगह लिख भी दिया हूँ। चलो कहीं कहीं बना भी दिया हूँ, देखो इसे बना दिया हूँ। कहीं कहीं मुझे लगा बच्चे फंस सकते हैं, मेरे भाई फंसेगा, मेरा बहन फंसेगी, नहीं फंसने दिया हूँ, उसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। बाकी तो मेरा बच्चा वीडियो रोके रफ में तो एकदम ठोक देना है इसको, क्योंकि बहुत अपने आज पढ़ा 20-25 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस किया, अब क्वेश्चन छूट जाएगा, दिमाग खराब है बोर्ड का। बच्चा जी टॉर्क का एक और नाम है कपल, ठीक है, ये भी याद रखना। डायमेंशन फार्मूला ये स्ट्रेस का दिखाया था आपका। ध्वनि के वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर सी होगा, ये होगा। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, अरे एनर्जी के तो कोई यादें कर लेना है। एनर्जी क्या होता है कि m(L)/2 T/-1 कोई एनर्जी हो, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, एनर्जी कोई भी हो चलेगा। दाब प्रवणता पेपर में आया हुआ सवाल है, और कब आया, 11th में 2024 में आया था। मैं यहाँ लिखा भी हूँ कि 11th में पूछा गया है, 11th में पूछा गया है। ये सारा आपका पेपर का सवाल है। अब क्या आपका क्वेश्चन छूट रहा है क्या? अगर ये सब क्वेश्चन आपसे बन रहा है ना बच्चे, तो समझिए कि आप क्लास 11th का तैयारी आपका हो गया। और 12th में भी आता है क्वेश्चन। कल के वीडियो, जो मेरा अगला वीडियो आएगा, मैं वहाँ चर्चा करूँगा कि सर 12th में क्या क्या डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो क्लास 11th का है, सब टोटल 11th क्लास का है। दाब का क्या सब कराए थे, कुनिया भी कराए थे, सब कराया था आपको। और आंसर साइड में लिखा भी हूँ, डी होगा इसका आंसर। हो गया 19 क्वेश्चन हुआ ना इधर। सर मज़ा आ रहा है, आपने तो गर्दा करा दिया। हाँ, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि तुम देखो, सरफेस टेंशन आपके नोट्स में कराया गया है, वहाँ से कर लोगे। आप इन आंसर का इग्नोर करते हुए एक बार चलो मैं इसको ऐसे शूट करता हूँ कि आपको एक बार बनाने का मौका मिल जाएगा। 22 का ट्राई कीजिए, चलो 23 नंबर ट्राई कीजिए, 24 नंबर बच्चा जी कहता किसको हम लोग इसके रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। हम लोग प्रेशर का फार्मूला ये बन क्या रहा है, जब इन सब का एक होता है, सेम होता है। भौतिक राशि क्या होती है, तो भौतिक राशि वो होती है जिसे मापी जा सके। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं है? अरे भैया भौतिक राशि कौन नहीं है? केजी, घनत्व, आवेग, ऊर्जा, एनर्जी तो भाई फिजिकल क्वांटिटी है, आवेग भी है, डेंसिटी, ये नहीं है, ये तो यूनिट है। इकाई प्रणाली में कौन सी है? SMS। अरे कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा? APS होता है ना, APS होता है, MKS होता है, CS होता है। ये भी क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में कौन पूरक है? पूरक दो ही को हम पढ़े थे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। कहाँ है? ये है। इसका क्या होता है यूनिट? स्टैंडियम होता है। ठोस कोण की, देखो आइएगा, कब से चिल्ला रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करेगा आपको, पूरा यूट्यूब में मैं इकलौता कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत पेपर में उल्टा हूँ, सारे पेपर के क्वेश्चन ढूंढ के लिख कर लाया हूँ। मेहनत लगा है, परिश्रम लगा है। ऐसा यूनिट में कितने आधारी राशि होते हैं? 9 को दिया, लेकिन सातवें को आना, ये तो 2 सप्लीमेंट्री होता है, याद रखना। मापक या मापन का मुख्य एक प्रक्रिया क्या है? गणना करना, बदलना, तुलना करना। देखो बच्चे जी, मापक का मतलब क्या होता है? गणना करना। एक बार मैं थोड़ा सा, चलो हो गया, तो इसका आंसर आपका ये हो जाए, गणना करना। निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि कौन कौन होता है, कौन नहीं है? तो भाई देखो, बल तो नहीं था, द्रव्यमान कौन नहीं है, विद्युत तो होता है, समय होता है, मास होता है, ये फोर्स नहीं होता। फोर्स तो भाई क्या है? डिराइव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है। कैसा राशि है? ज्योति तीव्रता, अरे भाई कैंडला होता है। भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। चाल क्या मापा जाता है उसमें? चाल, दूरी, क्या नापते हैं उसमें हम? तो भौतिक राशि में हम प्रकाश की क्या नापते हैं बच्चा जी? चाल को मापते हैं, कि दूरी को नापते हैं, कि समय को, कि तारे की चमक को? बताइए तो कितना दूरी तय करता है, दूरी नापते हैं उसका हम।
भौतिकी को माना जाता है क्या, व्युत्पन्न विज्ञान, तो उसको नेचुरल साइंस माना जाता है। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी से जो क्वेश्चन बन रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन करके लाया हूँ, 35-36 लगभग कितना 37 क्वेश्चन इधर तक का, 37 क्वेश्चन इधर कराया है, और इसके पहले भी थे क्वेश्चन। चलो उसके बाद क्या है, अब उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा POH। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब समरूपता का सिद्धांत पढ़ेंगे। समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है, देखो समरूपता ये कहता है ना कि अगर ये और ये लिखा है बराबर में, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। हाँ, मिला के देख लो, वेलोसिटी का ये होता है। और किस रूप में, ये सिद्धांत बताता है कि भौतिक व्यंजक सभी पदार्थ विमाएँ रूप से समान होंगी, विमा रूप से, डायमेंशनल रूप से इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। नाप के देख लो, यू का देख लो, ये आता है। एटी का निकाल के देखो, ए और टी का, एटी बोले तो क्या होता है, देखो ये सबका सेम आया। एग्जाम्पल दो, देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस डिस्प्लेसमेंट लंबाई, यू टी भी इतना ही आएगा, ए टी स्क्वायर इतना ही आएगा। देखो ये है एल टी माइनस 1 और टी का ये हुआ, तो ये दोनों सॉल्व करो तो ये ले आ गया, ए टी स्क्वायर सॉल्व कर लो, ये तो भाई कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। ये एक्सेलरेशन का ये होता है, टाइम का स्क्वायर, तो 2 बार टाइम लिखो, तो 2 टाइम से 2 टाइम खत्म, फिनिश, एल बचा। ये बराबर है, या इसी को बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। कभी जोड़ घटाव गुना भाग तुम एक जैसा होगा तभी कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अब हम चेक करेंगे कि चलो कौन डायमेंशनल करेक्ट होता है, कौन इनकरेक्ट होता है, चेक किया जाए। 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल 1, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर कौन बराबर है, क्या दोनों डायमेंशनल रूप से करेक्ट हैं, चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एल होता है, यू भले यू टी अभी जस्ट निकाला थोड़ा देर पहले, एल आता है, ए टी स्क्वायर अभी निकाला तो एल आता है। हाँ भाई ये तो करेक्ट है, डायमेंशनल रूप से क्या है, करेक्ट है। तो यह विमीय रूप से क्या है, सही है, इसको चेक करते हैं, ये भी तो सही है क्या। लेकिन क्या दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, क्या फिजिकल रूप सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्या फिजिकली करेक्ट है, नहीं सर। तो यहाँ पर नोट लिखा हूँ, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही है तो भौतिकी रूप से सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। चलिए अब सवाल है, चेक हम करेंगे ये वाला जो है यू स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2s, ये डायमेंशनली करेक्ट है या कि नहीं है। चलो चेक करते हैं, इसमें वी स्क्वायर है तो वी का ये आया, यू स्क्वायर का किए तो ये आया, और 2a का सॉल्व करते हैं, 2a का भी अलग आ गया। ये तो मेरा ये आया एल स्क्वायर टी माइनस, यहाँ पर एल स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो यह विमीय रूप से गलत है। ये विमीय रूप से गलत है तो ये भौतिक रूप से भी गलत होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। फाइंडिंग डायमेंशनली कहता कि अब कोई समीकरण होगा, उसमें अननोन होगा, राशि क्वांटिटी अननोन है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी बीमा क्या है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे मेरे पास है एनर्जी बराबर x इंटू रो। यहाँ पर हमको x का वैल्यू नहीं पता है, कैसे निकालेंगे सर जी, बता रहा हूँ। जहाँ पर सर E फॉर एनर्जी, P फॉर रो डेंसिटी, और x तो भाई चलो इसका मान निकालना है, बनाते हैं सर। x बाहर करेंगे तो भाग में तो गुना में चल गया, ठीक है सर। एनर्जी का बैठाइए, इतना होता है। रो डेंसिटी का आपको निकाल के दिखाया गया था, इतना होता है। यहाँ नोट में कर भी दिया हूँ, डेंसिटी का निकाल के दिखाया हूँ, मीटर L-3 आता है। तो x का वैल्यू हम निकाल दिए, क्या बात है सर, 2 पता है कि ऑटोमेटिक अज्ञात निकल गया। हाँ सर, एग्जाम्पल एक और लीजिए ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन अब समय बचाना है सर, तो सर थोड़ा करके ही लाए, लेकिन समझा के जाएंगे। फोर्स A4, चलो A4 क्या है नहीं पता है, और x डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ लिख दिया है कि A4 फोर्स, x जो डिस्प्लेसमेंट है, A का मान बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, यहाँ से बनाना है आपको। तो हमको देखो, ये
ये निकालना नहीं है तो ये मल्टीपल ए में तो डिवाइड में चल गया। हाँ सर। फोर्स का ये होता है, एक डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लंबाई होता है, एल होता है, और रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ प्लस में, तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब अभी घातांक सिखाया था, ये -1/2 और इधर का 1 ऐड होगा तो -1/2 और इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका 1/2 आएगा। जोड़ के देख लो कहीं पर साइड में, मैं बोला 2 घात जोड़ के देखो। एक फिर से करके आप घातांक दिखाता हूँ आपको। मैं बोला एल के पावर 1 और एल के पावर -1/2। बच्चे इसको मैं बोल रहा हूँ घातांक में जोड़ के देखो। तो घातांक में क्या तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो बेस ए को लिख दो, पावर ऐड कर दो। तो यहाँ पर अपन m + n होता है, पावर अपने फार्मूला पर होगा, a के पावर m × a के पावर n, तो m + n, m n क्या है -1/2। l 1 का 1, ये प्लस माइनस -1/2। l का l 2 एकम 2, पूर्णा का घटा बन रहा है -1/2। तो l के पावर 2 में से गया 1/2, इतना आया, इतना आ रहा है। तो ये बेसिक मैथ है जो क्लास 9th में पढ़े हैं। क्लास 8 में हम तो क्लास 8 में बच्चों को बहुत पढ़ाए हैं, 7th में पढ़ाए थे, 7th में, 8th में, 9th में 3 बार पढ़े आप, फिर भी नहीं पढ़े आप, गलत किए हैं। और फिजिक्स लिए हैं, बहुत बड़ा गलत किए हैं। साइंस लिए हैं, सबसे बड़ा गलत किए हैं। भाई इतना मैथ तो छोड़ के आओगे तो फिर अभी तो दुनिया बाकी है। देखो ना ये क्या क्या पढ़ना, बहुत डेंजरस पढ़ाई है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ जो बच्चे कुछ हिस्सा किसी में ले लेते हैं, वो लिया है तो हम भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सॉल्व किया गया तो इसका वैल्यू आ गया। चलो एक आदर्श कैसे, मेरे पास पी वहाँ पता है आपको, उसका फार्मूला था पी बराबर nRT। पी क्या है सर, प्रेशर, भी क्या है सर, वॉल्यूम, आर क्या है सर, एक कांस्टेंट है, और टी क्या है, टाइम है। तो आपको क्या निकल, टी टेम्परेचर है तो आपको निकालना है एन का वैल्यू क्या है, एन क्या नंबर ऑफ मोल है, तो आपको निकालना क्या है सर, यहाँ पर आर की मात्रा, आर निकालना है सर। तो फार्मूला है, ठीक है सर, सबका बैठ आर निकालना है तो ये एन और गुना में तो इसके भाग में चल गया। पी का प्रेशर का हो गया, वॉल्यूम का ये होता है, एन का मोल होता है, टाइम का भाई केल्विन होता है, काम खत्म। ये सब ऊपर चल जाएंगे माइनस के साथ में। चलो अब सवाल है कि एक समीकरण इस प्रकार दिया गया है कि आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जो अज्ञात राशि है निकालना है। मज़ा आएगा सर, बहुत मज़ा आएगा। चलो हमको देखो बताता हूँ क्या है। पी फॉर प्रेशर, ए फॉर क्या है सर, ए फॉर नहीं पता है, भी फॉर वॉल्यूम है सर, और थीटा सर क्या टेम्परेचर है। तो देखो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर POH यानी सर समरूपता सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। समरूपता सिद्धांत क्या बोल रहा था, अगर ये इक्वेशन इसके बराबर लिखा गया है तो इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट बराबर होगा। हाँ सर, चलो एक आए, ये हो गया, ठीक है सर, बराबर होंगे होंगे। मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ, फिर ये है, और 3 दूना पावर 6 हो गया, ये ऊपर जाएगा माइनस के पावर 6 हो गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू जब ये इसका गुना कर, इस तरह गुना हो जाएगा तो गुना हो गया, क्योंकि यहाँ भाग में तो गुना हो गया, यही आ गया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, एल के पावर 6 और एक घट जाएगा तो 5 हो गया, एम का एम -2, सब में घातांक। क्लास 9th का मैं थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है घातांक, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा होगा। ऑफलाइन में होते तो हम जरूर आपको सिखा देते। चलो अब तो सीख भी गए होंगे ना, कब से खाली पावर जोड़ देना है, प्लस का 6 माइनस का 1 जोड़ोगे तो प्लस का 5 आएगा, काम खत्म। बेस सेम होगा तो पावर ऐड कीजिए। समय टी पर किसी कण का त्वरण का वेग जो है इस प्रकार दिया जाता है। तो एक फार्मूला एक बस आपका इक्वेशन दिया गया, v बराबर AT b प्लस टी प्लस सी, टी प्लस सी है, टी प्लस सी, ये वाला इक्वेशन है, लिख दिया हूँ। v पर इतना है, अब क्या निकालना है, ए बी सी तीनों निकालना है। अच्छे बच्चे ये हमको बात बताइए, v AT और ये सब लिखा है, तो जो ये और ये और ये तीनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। तो देखिए और एक बार बता दीजिए, और टी प्लस सी जुटा है तो क्या दोनों सेम एक जैसा है कि नहीं, अगर टी टाइम है तो ये भी टाइम में होगा, तभी तो ऐड हुआ होगा। यही तो POVH बोलता है, POH यही तो बोलता है। चलो तो टी तो पहले ही आप निकाल दिए, कैसे निकाल दिए सर टी, देखो एल प्लस क्या था, टी था, कहाँ गया, सी का मन टी है, कैसे आएगा टी, क्योंकि ये टाइम है तो भी टाइम होगा, तभी तो दोनों ऐड हुआ होगा समरूपता के सिद्धांत से, POH बाई यूजिंग फार्मूला से, ऐसे एक प्रिंसिपल से। भी निकालना है सर, भी का मान होता है, AT का मान इतना आता है, ए हमको निकालना है अल्फ़ा का मान,
ए अभी निकालना है, चलो ए निकालते हैं। तो भी क्या हो गया, ए निकालना है, किस में से हम निकाल रहे हैं, हमने यूज किया भी बराबर LT-1, ये दोनों को यूज कर रहा हूँ, दोनों को ए का मान निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, चलो सॉरी AT का मान कितना आएगा, इसके बराबर आएगा AT। देखो ये दोनों अगर इक्वल लिखा है ना, तो समरूपता सिद्धांत क्या बोलता होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो भी और ये दोनों बराबर है, तो भी क्या होता है सर, वेलोसिटी का ये होता है, ठीक है सर। और AT का निकाल लेते हैं, AT से सर टाइम होता है, T यहाँ गुना में तो इसके भाग में चल गया, ठीक है सर। यहाँ लिख देता हूँ ना बाई POH से, POH क्या बोलता है बुआ जी, ये बोलता है ना कि आपको ये दोनों टर्म बराबर होंगे, भी और AT आपस में बराबर होगा। भी का भी हो गया, AT भी का वैल्यू कितना होता है LT-1 और A, तो भी का वैल्यू रख दिया हूँ, A यहाँ रख दिया, T यहाँ रख दिया। T का टाइम होता है, टाइम गुना में आ गया तो भाग में चल गया, AT ऊपर जाता -1 हो जाएगा। तो जब T -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, तो A का मान आ गया यहाँ से। अब बच गया अपना B कैसे निकालें, अब तुम बताओ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे बाई POH के माध्यम से। तो AT जो होगा, AT का मान तो पहले ही पता हो गया, इतना आया था। अब बच गया क्या, B + T + C, तो B T + C, T + C किसके बराबर था, टाइम के बराबर था, किसके बराबर था, टाइम के बराबर था, याद करो। तो B का B ये टाइम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ लिख के लाया हूँ, टाइम के बराबर था ये, बस आ गया आंसर, तीनों निकाल दिए अपने। बच्चा जी इतना तो हम लोग खुद के लिए भी नहीं पढ़े थे जितना आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन ये था, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथम वाला होगा, लॉग वाला होगा, और उसके घात जो भी दिया होगा ना वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, और सॉरी उसका जो बीमा होता है डायमेंशनलेस होता है, उसका बीमा होता ही नहीं है। जैसे मैं कहीं लिखा हूँ sin θ cos x, तो इनका डायमेंशन होता नहीं। मैं कहीं लिख दिया हूँ log 10x, तो ये क्या होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। मैं कहीं लिखा हूँ e⁻x, तो ये जो पावर लिखा हूँ इसका कोई बीमा नहीं होगा, इसका डायमेंशन बीमा नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा इसका। एक क्वेश्चन करते हैं y बराबर sin x, तो बोला गया इसमें आप k का मान बताइए, ये तो भूल जाओ। चलो हमको ये बोला, हम तो इतना पता है कि इसको क्या है, ये किसी साइन के कोफिशिएंट में लिखा गया है, गुना में है, तो ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशनलेस का मतलब कौन सी, यहाँ m भी नहीं होगा, l भी नहीं होगा, t भी नहीं होगा, इसका मतलब कुछ बीमा नहीं होता, मतलब 1 होगा। 1 मान लिए kx 1 के बराबर होगा। हमको क्या निकालना है, k बाहर किया, x को बाहर किया। x क्या है सर, x बता दिया गया है, x क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन का तो हमको पता है कि लंबाई होता है। अब ये गुना में तो भाग में आ गया, और ये ऊपर ले -1 हो गया। क्या बात है सर, हम तो इजीली निकाल दिए, बहुत आसान मैथ है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या इसको आप ट्राई करेंगे, JEE 93 में आया हुआ है, ट्राई करो ना, बन जाएगा आपसे। चलो हिंट देता हूँ, चलो यहाँ से बनाओ। चलो वीडियो पर रोक के बच्चे ने ट्राई जरूर किया होगा। आप क्या जानते हैं कि जो भी पावर में होगा डायमेंशनलेस होगा, तो हमने क्या बोला, ये जो यो है जो किसके बराबर होगा, डायमेंशनलेस के बराबर होगा, इसका मतलब 1 के बराबर होगा। हमको इसमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो ये t² तो बाहर हो जाएगा, t बटा में आ गया, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अल्फा का मान आ गया t⁻²। ये क्वेश्चन सेम यहाँ भी किया गया है, देख लीजिए। यहाँ भी हिंट्स दे रहा हूँ आपको, भी वेलोसिटी के बराबर, t टाइम के बराबर है, और आपको निकालना है इसका e⁻, किसी के पावर में होगा तो उसकी बीमा जो होगी डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस के AT जो होगा डायमेंशनलेस के बराबर हो गया, माइनस भूल जाइए। अब देखिए इसमें क्या क्या पता आपको, t निकालना है तो t का वैल्यू t टाइम होता है, ये निकालना है तो ये बटा में चल गया, तो वही आया फिर से इसका भी। ये सब कैसे आ रहा है, अच्छा यहाँ पर क्या क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है अल्फ़ा का मान और बीटा का मान। तो बाई यूजिंग POH इसका यूज करो। हम ये जानते हैं कि जो भी होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। भी वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी सर वेलोसिटी, और अल्फ़ा जो है इसका मान निकल चुका है, बीटा का निकालना है, तो ये भाग में है तो गुना में चल जाएगा इसके, सॉरी ये गुना में है तो ये इधर जाएगा तो ये बटा में आ जाएगा। सॉल्व कर लो, बीटा का वैल्यू आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन है कर लीजिए जाते जाते, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और यहाँ से मैं ये लेक्चर 4 में अपने लिखा हूँ, सर का जो लेक्चर 4 होगा मैं वहाँ से वीडियो बनाऊँगा, यानी आपका 3 लेक्चर एक ही वीडियो में करा दिया और कम समय में।
यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा थैंक यू बच्चा जी, थैंक यू। लेक्चर 2 अपना आने वाला है यहाँ से कमिंग सून, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ, अपने क्लास साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।